नमस्कार। रोशनी के कौन नई कड़ी के साथ मैं राखी जैन फिर आपके सामने हूँ। रोशनी के आज के एपिसोड में मैं आपको मिलवा रही हूँ देश की सुप्रसिद्ध कवित्री लता नोवाल से। लता जी दिल्ली में पली बढ़ी, राजस्थान के पिलानी में शादी होकर आई और फिलहाल कर्नाटक के जिंदल विजयनगर में सेटल हैं। बहुत स्वागत है आपका लता जी हमारे स्टूडियो में। लता जी, एपिसोड की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं आपकी कविता, क्योंकि आप कवित्री हैं। कविता से शुरुआत करेंगे तो अच्छा लगेगा। मुझे बचपन से ही सैनिकों के प्रति अगाध श्रद्धा रही है, तो मैं उन्हीं को नमन करते हुए एक कविता सुना रही हूँ कि देश की आन बान शान के लिए वो जो शहीद हो गए हिंदुस्तान के लिए, आओ देशवासियों एक काम कर लें, देश के शहीदों को प्रणाम कर लें। मैं एक फौजी की पत्नी की व्यथा सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे सैनिक युद्ध में लड़ाई करते हैं, सीमा पर रहते हैं और उनकी पत्नी को भी कम कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। उसी पे एक कविता है कि शादी तो सबकी होती है, पर फौजी की पत्नी की बात कुछ और होती है। इस बंधन में, अपनेपन में वो हंसती भी है, रोती भी है। वह भी सोचती है यह साथ ना छूटे, वह भी सोचती है यह साथ ना छूटे, पकड़ा है जो हाथ ना छूटे। सरहद पर होती गोलाबारी, आंखों में कट जाती नींद सारी। डर बहुत वह जाती है जब कोई खबर नहीं आती है। उसकी सोचो कैसे रहती होगी बेचैन, कैसे बीतते होंगे दिन रैन। कितनी बहारें, कितनी फिजाएं, कितनी बरसातें, जाने कितनी गुजरती हैं तन्हा रातें। कितने त्योहार, कितनी सालगिरह साथ मना पाते हैं। दुख कहे तो किससे भला, बूढ़े माँ बाप से, बच्चों से। वह सबको संवार देती है, पर खुद संवर नहीं पाती है। दिखा के आई ना सबको, दिखा के आई ना सबको, खुद देख नहीं पाती है। पर चाहे रास्ते में कितनी ही कठिन हो राहें, कितने ही कांटे आए, फिर भी उसे सारे व्रत त्योहार मनाने हैं, सारे रिश्ते निभाने हैं। क्योंकि वो चाहती है कि बच्चों में जज्बा जोश बना रहे, उनमें उमंग हो, तरंग हो, रवानी हो। उनमें उमंग हो, तरंग हो, रवानी हो। वो देश के सच्चे हिंदुस्तानी हो, वो देश के सच्चे हिंदुस्तानी हो। बहुत बढ़िया। एक वीरांगना की जो वाकई में एक दर्द होता है, उसकी एक पीड़ा होती है, उसके मन की उमंगें होती हैं, वो आपकी कविता में बड़ी अच्छी तरीके से दिखाई दी। लता जी, ये कहाँ से शुरू हुई कविता? कैसे, किससे, कहाँ से प्रेरणा मिली? बचपन से ही हमारे पिताजी बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान थे, तो उन्हीं लोगों से मतलब पढ़ने लिखने का माहौल शुरू से था, तो मैंने वहीं से मेरे मन में कुछ लिखने का आता रहता था। मैं कुछ ना कुछ छोटी छोटी कविताएं लिखती रहती थी। तो पहले मुझे हमेशा शहीदों के प्रति तो मेरे मन में हमेशा से अगाध श्रद्धा रही है। फिर प्रकृति वगैरह पे मैं बहुत मतलब कविताएं लिखने का मन करता था। उसके बाद खेलों में मैंने क्रिकेट के ऊपर 1980 में 12th में जब मैं थी, तो मैंने एक कविता लिखी, तो उसके बाद एक छोटी सी मेरी बुक छपी, क्रिकेट कविताएं। अच्छा, क्रिकेट के ऊपर कविताएं? हाँ, क्रिकेट कविताएं। तो उसमें सारे क्रिकेट खिलाड़ियों के बारे में ही है। उस टाइम कपिल देव बहुत फेमस थे और सचिन तेंदुलकर नए नए आए थे जी। उसके बाद आपकी एक और कविता संग्रह आया, बोल उठा मन, जो मेरे पास अभी है भी। हाँ। ये भी बहुत अच्छा आपका कविता संग्रह है। इसमें मैंने जो पढ़ा, हर सेगमेंट की अलग अलग तरीके बहुत सारी कविताएं हैं। हाँ। इसके बारे में कुछ बताएं, कैसे इसकी रचना हुई? जो मैं स्टार्टिंग से जितनी भी मैंने कविता लिखती थी, काफी दिनों से मेरा मन था कि उनको एक जगह पे लिखा जाए और सब लोगों को पढ़ने को मिले। इसके लिए मैंने उसको एक संग्रह बनाकर उसको एक किताब बनाया कि सब लोगों के बीच में आए। तो सब लोगों ने उसको बहुत पसंद किया और उसमें आपको सभी विधाएं की कविताएं मिलेंगी। और अभी मेरा एक संग्रह और आ रहा है जो अभी तकरीबन पूरा हो चुका है। और ये कविता, ये जो बुक है, ये कन्नड़ में भी छप रही है, क्योंकि हम लोग वहाँ रहते हैं बेंगलोर के पास, तो वहाँ लोग सब कन्नड़ भाषी हैं, तो उनको लगता है हमें भी पढ़ने को मिलनी चाहिए जी। तो उस वहाँ भी अभी प्रकाशित हो रही है।
और मुझे पता चला है कि अब आप इन कविताओं से भी थोड़ा आगे बढ़ के अब आपकी एक एल्बम भी आने वाली है, उसके बारे में कुछ बताएं थोड़ा सा। हाँ, मैं कविता लिखती रहती थी, तो उसी टाइम में हमारे वहाँ के जो कॉलोनी के सभी लोग थे वो कविताओं को गाने लगे जी। तो जब सब लोग गाने लगे, सबने कहा कि ये बहुत अच्छी आपकी कविताएं हैं, आपको इनको एक गीत में पिरोना चाहिए। तो उसके बाद से मैंने अपने 6 गाने एक पिरोकर एक एल्बम बना रही हूँ। अभी ऑडियो तैयार हो गया है, लेकिन उसका वीडियो बन रहा है। जब उसका वीडियो पूरा हो जाएगा तो हम आप सबके साथ शेयर करेंगे। लता जी, आपकी कविताओं का विषय क्या रहता है, केंद्र क्या रखती हैं आप? मैं ऐसे तो सभी तरह की विधाएं लिखती हूँ, लेकिन मेरा मेन एक नीचे के तबके के लोगों के प्रति बहुत सहानुभूति रहती है। मैं चाहती हूँ कि उनकी समस्या जो कोई नहीं उठाता, उन सब समस्याओं को हमें उठाना चाहिए। जो भी हमारे आसपास की छोटी छोटी घटनाएं हैं, गरीब लोग हैं, कैसे वो दिन रात जुगाड़ करके अपना पेट भरते हैं, कैसे किसान अपना काम चलाते हैं, या गरीब लोग कैसे भी करते, तो समाज के आसपास की सब घटनाओं का मेरा मतलब मैंने अपनी कविताओं में लिया है। अभी आपने बताया था कि आपकी जो किताब है बोल उठा मन, वो कन्नड़ भाषा में भी प्रकाशित हो रही है। हाँ। और शायद कुछ किसी कन्नड़ फिल्म में आपके गीत भी आने वाले हैं। हाँ, एक कन्नड़ पिक्चर में मेरे 2 गीत आ रहे हैं। वो अभी मैंने हिंदी में लिखे हैं, उन्होंने कन्नड़ में अनुवाद किया है। तो अगले महीने वो पिक्चर रिलीज होने वाली है, तो उसी में मेरे 2 गीत। अभी तो हमने आपसे बात की आपके कवित्री पक्ष की, लेकिन आपके बारे में बहुत प्रसिद्ध है कि आप समाज सेवा में भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। क्या है, क्या करना चाहती हैं आप? समाज सेवा किस क्षेत्र में आपको आगे आप लेके जाती हैं, मतलब किस में आप करना चाहती हैं? समाज सेवा का विषय मेरा सभी उसमें रहता है। जैसे कि हम लोग, हमारे आसपास का एरिया है, आसपास जैसे गरीब बच्चे हैं, और या हमारे यहीं पर जो बच्चे वर्कर्स के जो बच्चे हैं जो काम करते हैं, जो पढ़ नहीं सकते, मतलब जिनके माँ बाप उनको स्कूल नहीं भेज सकते, उनके लिए हमने स्कूल बनाया है। उन बच्चों को हम लोग अपनी बस भेज के उनको बुलवाते हैं और उनको पढ़ाते हैं, और फिर जब वो 5 साल के हो जाते हैं तो हम लोग उनको गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, ताकि वो मजदूर जब भी कहीं भी जाएं तो उनके बच्चों की शिक्षा पूरी हो, वो बीच में नहीं टूटे। महिलाओं के लिए भी कुछ काम करते हैं आप? जी हाँ, महिलाओं के लिए हम लोग, जो महिलाएं गरीब हैं, जिनको हम लोग सबको मतलब मदद करते हैं, उनके लिए हम लोग कर्ज भी देते हैं। एक हमने मसाला यूनिट भी शुरू की है, उसमें भी हम लोग उनको काम देते हैं। इसके अलावा जो भी उनकी समस्याएं होती सुनते हैं, टेलरिंग क्लासेस भी चलाते हैं हम लोग उनके लिए, ब्यूटिशियन का कोर्स, और जो हमारी सब जो ड्रेसेस वगैरह होती हैं वो सब सीखती हैं। फिर एक बीपीओ की भी शुरुआत की हुई है, जहाँ पर वो लोग अपना काम करती हैं, और इसी तरीके से हम लोग उनकी मदद करते हैं। उनको हम लोग ऋण भी देते हैं कि ताकि वो अपना कुछ छोटा मोटा काम कर सकें। जी। और हम लोग भी कोशिश करते हैं कि हम लोग वहां पर जाएं जहां कोई नहीं जाता। आसपास के तरह तो सभी लोग चले जाते हैं, बिल्कुल, तो थोड़ा ऐसा एरिया ढूंढें जहां कोई नहीं जाता, और वहीं पे हम लोग जाने की कोशिश करते हैं। लता जी, एक महिला एक बेटी का किरदार निभाती है, पत्नी का, माँ का, बहुत सारे किरदार अपनी जिंदगी में निभाती है। आपके हिसाब से आपका पसंदीदा किरदार कौन सा है और कौन सा सबसे चुनौतीपूर्ण है? देखिए, ऐसे तो महिलाओं का सारा ही किरदार बड़ा चुनौतीपूर्ण रहता है। जी। जब वो बचपन में होती हैं तब तो उनका समय बीत जाता है, पर उसके बाद से जैसे ही वो बड़ी होती हैं तभी से समझ लीजिए कि उनका कठिनाइयों का दौर शुरू हो जाता है। जी। और शादी के बाद से तो उसको मतलब 2 तरह से उसको अपनी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है, घर भी देखना पड़ता है, बाहर भी देखना पड़ता है, अगर वो सर्विस करती है तो वो काफी चुनौतीपूर्ण होता है कि दोनों के अंदर वो कैसे सामंजस्य बिठाए, और दोनों को सामंजस्य बिठाकर आगे चलना बढ़ना, बच्चे भी अच्छे संस्कारी हों, अच्छे संस्कार लें और अपना काम भी बखूबी निभा पाए। तो वो चैलेंज सबसे बड़ा होता है। और अब ले लेते हैं, बहुत सारी हमने बातें की, अब मुझे लगता है माहौल को थोड़ा हल्का करते हैं। आपने अभी एक रचना सुनाई थी वीरांगना की, कुछ हल्का फुल्का भी आप लिखती हैं, मैंने आपकी कविता में किताब में भी पढ़ा था, कुछ शेरो शायरी भी, छोटे छोटे मुक्तक भी, कुछ वो सुनाए। जी हाँ, मैं कुछ शेरो शायरी सुना देती हूँ जी। आज के माहौल पे कि लम्हे जो मिले खुशी के, लम्हे जो मिले खुशी के, बांध लो आंचल में, क्या खबर कब घुल जाएं बहते हुए गम के काजल में। क्या बात। रंगीन यादों को दिल में सजा रखा है, उनकी खुशबू से तन मन को महका रखा है, उनकी खुशबू से तन मन को महका रखा है। जा ना पाएंगे हमसे दूर कहीं, कुछ इस तरह
उल्फत में उलझा रखा है, कुछ इस तरह उल्फत में उलझा रखा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वैसे तो देखिए मैंने आपकी कविताओं से एक आइडिया लगा लिया, लेकिन फिर भी मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। कहते हैं हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन एक जब सशक्त महिला होती है जो घर भी बड़े अच्छे से संभाल रही है, बाहर भी अपनी पहचान बना रही है, ऐसी महिला लता नोवाल के पीछे किसका हाथ है? शुरू में घर में भी मुझे कविता का माहौल मिला, उसके बाद शादी के बाद मेरे पति ने मुझे बहुत सहयोग दिया। जब बच्चे हुए तब भी मैंने अपनी कविताएं जारी रखी। हम लोग मैं कवि सम्मेलन वगैरह में जाती थी तो वो बच्चों को देख लेते थे, या कभी हमारे साथ चलते थे, वहीं बच्चों को रखते थे। और इसी तरह से जब मुझे कभी दूर जाना होता था तो उनका हमेशा यही सहयोग रहता था कि तुम अपनी कविताओं को जारी रखो, अपनी हॉबी को आगे रखो, जिससे कि आगे तुम्हें कभी भी मतलब इस जो आपकी हॉबी है उसको आप कभी भी तुम्हारी हॉबी खोने ना पाए, हमेशा एक नई ऊंचाइयों को छुए। तो और मेरे बच्चों ने भी बहुत सहयोग दिया, वो लोग भी कविता में काफी इंटरेस्ट लेते थे और मेरे हर कवि सम्मेलन में साथ जाते थे। तो कुल मिला के चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, परिवार का, अपनों का सहयोग बहुत जरूरी है। आप क्या मानते हैं इस बारे में? ये तो है, सब परिवार का सहयोग मिलता है तो हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाता है जी, वरना राहें बड़ी दुष्कर होती हैं। इसके लिए परिवार का सहयोग तो हम लोगों को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए बहुत जरूरी है। मैं सुना है कि इनर व्हील क्लब है जिसने अभी आपको गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया है। ऐसे क्या कार्य थे जिनके लिए आपको एक सम्मानित किया गया आपको? उसमें हमने 5 हैप्पी स्कूल बनाए, जिसमें हैप्पी स्कूल का ये रहता है कि उसमें 2 टॉयलेट होने चाहिए जी, लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग। इसके लिए लाइब्रेरी होना चाहिए और वहाँ स्वच्छता होनी चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए और पढ़ाई के लिए अच्छा माहौल होना चाहिए जी। तो हम सब ने 5 स्कूल ऐसे बनाए जिसमें सबकी मदद की, जो उनको जरूरत थी सब चीजें दी और हम लोगों ने टॉयलेट बनवा के दिए। और ऐसे ही हम लोग बीच में जाके देखते रहते हैं टीचर्स की, जिसकी भी जो प्रॉब्लम होती है वो सोल्व करते हैं। इसके अलावा बच्चों को जो मेल न्यूट्रिशन, जिनकी मतलब कुपोषण से शिकार हैं, उन बच्चों के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। उनका हेल्थ चेकअप कराते हैं, फिर उनको दवाइयाँ दी जाती हैं, मेडिसिन दी जाती है। और लेडीज को भी जो उसकी जो प्रॉब्लम्स होती है उन सब का पूरा इलाज हम लोग कराते हैं। एक बार देखने के बाद छोड़ते नहीं है जब तक उसका पूरा ट्रीटमेंट नहीं हो जाता, ठीक नहीं हो जाती तब तक। और हम लोग ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ हम इंटीरियर की उसमें जाते हैं और जो भी हमारे सामने समस्या आती है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। लता जी, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी आपने कोई कार्यक्रम शुरू कर रखा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वीर नारियां जिनको एक सम्मान मिलना चाहिए। शुरू से मुझे लगता है कि जो हमारे देश के सच्चे हीरो हैं, तो सैनिक ही हमारे देश के सच्चे हीरो हैं और उन्हीं को हम लोग प्रणाम करना चाहते हैं कि जो खुद भी युद्ध में जाते हैं, लड़ाई करते करते शहीद हो जाते हैं, उसके बाद भी उनके परिवार वाले ये चाहते हैं कि उनका बेटा भी फौज में ही जाए और वो भी देश की सेवा करे। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई भी हीरो आता है तो सब लोग दौड़ के जाते हैं, लेकिन कोई भी सैनिक आता है तो उसकी तरह देखते नहीं। तो हम सारे समाज का और पूरे देशवासियों का ये कर्तव्य है कि उनको हम लोग हीरो की तरह सम्मान दें, उनके परिवार वालों की मदद करें। तो हम लोगों ने एक कर्नाटका बेल्ट को चुना है जिसमें वहाँ 400 लोग हैं, तो हम सब लोगों को अपने वहाँ पर बुलाते हैं और एक उनके सैनिक के भी लोग आते हैं जो लोगों को जानते हैं। उनकी जो भी समस्या होती है वो हम लोग सुनते हैं और उनकी समस्याओं को दूर करते हैं। इसके अलावा किसी को सर्विस की जरूरत है, कुछ ऐसी जरूरत है तो उनको भी हम लोग पूरा करते हैं। और उन लोगों को बहुत खुशी होती है कि कोई हम लोगों को पहचानता है, हमें इज्जत देता है और हमें बुलाता है। अभी तक 100 फैमिली हमारे यहाँ आ चुकी हैं। ऐसे करके हम लोग पूरे 400 लोगों को वहाँ बुलाना चाहेंगे। तो मैं पूरे देशवासियों से भी यही अपील करना चाहती हूँ कि आपके आसपास भी जो भी शहीद के परिवार हैं और पूरे गांव, सारा उन लोगों को एक सम्मान की तरह देखें, क्योंकि ये सचमुच अपने देश के एक फरिश्ते हैं। इंसान के इनके सच में अपने देश से बहुत अद्भुत रिश्ते हैं। ये इंसान के भेष में फरिश्ते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब आपकी तो हर बात में मुझे लगता है एक कविता होती है। माहौल को फिर कुछ थोड़ा सा हल्का करें, क्योंकि हम एक कवित्री के साथ बैठे हैं तो कुछ कविता का रस और हमें मिल जाए, कुछ और कविताएं थोड़ी सी गुनगुना दें। अभी मैं हास्य व्यंग्य की कविताएं सुना देती हूँ जी, तो अपना माहौल थोड़ा चेंज हो जाएगा। बिल्कुल।
वैसे तो पति का उपहार देखकर पत्नी बहुत खुश होती है, लेकिन पति ने ऐसा क्या उपहार दिया कि पत्नी गुस्सा हो गई। पत्नी आग बबूला होकर बोली, पहले वर्ष 22 कैरेट सोने की अंगूठी, पहले वर्ष 22 कैरेट सोने की अंगूठी, फिर हर वर्ष खोट की मात्रा बढ़ा दी और इस बार तो हद ही कर दी, ये पीतल की अंगूठी थमा दी, ये पीतल की अंगूठी थमा दी। तो पति ने कहा, अरे भाग्यवान तुम समझती नहीं हो, अरे भाग्यवान तुम समझती नहीं हो, धीरे धीरे मजबूती आ रही है प्यार में, धीरे धीरे मजबूती आ रही है प्यार में, इसीलिए ठोस चीज दी है उपहार में, इसीलिए ठोस चीज दी है उपहार में। लता जी, बहुत सारी हमने बातें कर ली, कविताएं भी सुन ली। अब बात थोड़ा सा देश और समाज की। हमारा देश जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, क्या उससे संतुष्ट हैं? हमारे युवा जिस पथ पे बढ़ रहे हैं, क्या उससे संतुष्ट हैं आप? विश्व में देखिए सभी जगह यही चर्चा है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा हैं और हम लोग बहुत आगे तरक्की करेंगे। हमें ही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को और हमारे पूरे देश को गर्व है उनके ऊपर कि हम लोग बहुत आगे जाएंगे। लेकिन जिस तरह से आजकल हमारी युवा पीढ़ी नशे में और दूसरों के बहकाव में आकर, अभी कश्मीर की आपने समस्या देखी होगी कि कैसे वो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो अगर हम ऐसे ही रहेंगे और हम ऐसे चीजों में, जैसे कई लोग इंटरनेट के बहकाव में आकर गलत काम करते हैं, तो हम सबको आगे बढ़ने के लिए ये सब चीजें छोड़नी होंगी और राजनीति में नहीं फंसकर देश की तरफ अपना ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर हमारी युवा पीढ़ी इसी तरह से नष्ट भ्रष्ट अस्त व्यस्त अर्थहीन हिंसा तोड़फोड़ और लोगों पर, अपने ही जवानों पर पत्थर बरसाएगी, तो हम अपने देश का उद्धार कैसे कर पाएंगे, देश को कैसे आगे ले जा पाएंगे। क्योंकि आजकल हम जो हमारी हिफाजत के लिए खड़े हैं, हम उन्हें ही बेजान बना रहे हैं। आपका इशारा कश्मीर को लेके है, जहां पर अभी सेना पर पत्थर बरसाए गए। जी, जो हमारी हिफाजत के लिए खड़े हैं, हम उन्हें ही बेजान बना रहे हैं। तो सैनिक कहते हैं कि हम तो ऐसे दिए हैं जो लड़ सकते हैं आंधी तूफान बारिश से, जो लड़ सकते हैं बारिश से, आंधी से, तूफान से, पर आजकल हमको डर लगने लगा अपने ही घर के इंसान से। क्या बात है, सही बात, बिल्कुल। तो युवा पीढ़ी है, उसको सही दिशा की तरफ मोड़ना आज के टाइम में बहुत जरूरी है। क्योंकि जो हमारी युवा शक्ति है, अगर ये एक दिशा में जाएगी तो हमें कोई भी नंबर 1 आने से रोक नहीं सकता। तो इसके लिए सभी युवाओं से यही अपील है कि हम सबको अपने देश को आगे लेके जाना है और इसके लिए जरूरी है आप सब लोग आगे बढ़ें और गलत काम में नहीं पड़कर एक सही दिशा में चलें हम लोग। ये तो आपकी युवाओं के प्रति चिंता प्रकट हुई। देश में जो महिलाओं की स्थिति है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? देखिए, हमारी महिलाओं ने बहुत तरक्की की है कि औरत हमेशा से, औरत वह क्षमा है जिसकी रोशनी समाज के हर हिस्से पर पड़ती है जी। जब वह घर में थी तो घर उसकी रोशनी से जगमगा उठता था और जब उसने घर के बाहर कदम रखा तो पूरा संसार उसकी रोशनी से जगमगा उठा। उसने बहुत बड़ी ऊंचाइयां हासिल की हैं, लेकिन इतनी ऊंचाइयां हासिल करने के बाद भी उसके सामने समस्याएं बहुत हैं। क्योंकि ये हम लोगों को एक बहुत कम प्रतिशत ऐसा दिखता है जहां लगता है कि हम बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन जब हम लोग छोटे छोटे गाँव में जाते हैं, देखते हैं, तो अभी भी बहुत समस्याएं। अब देखिए, सब लोग अभी आजकल 3 तलाक का मुद्दा चल रहा है, लेकिन चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो या हमारे हिंदू समाज में दहेज का मुद्दा हो, ये सब एक ही समस्या है। क्योंकि हर समस्या में हमारी नारी को ही सहन करना पड़ता है। उन्हीं को जब मन में आता है, कभी दहेज के लिए बाहर निकाल दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, घर भेज दिया जाता है, या तलाक के नाम पर घर भेज दिया जाता है, तो हर तरह से उसका शोषण होता है। और आजकल तो आपने निर्भया कांड, ये सब चीजें तो हम लोग देख ही रहे हैं कि हम लोगों को सबसे ज्यादा ऐसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारी सोच का परिवर्तन। हम कितने भी कानून बना लें, कुछ भी करें, जब तक हमारी सोच हमारी सही दिशा में नहीं जाएगी,
हम सब के बारे में नहीं सोचेंगे, हम सब अपने ही जगह सोचेंगे और देश के लिए सोचेंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। लता जी, मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब दुष्कर्म की घटनाएं या कन्या भ्रूण हत्या जैसी मामले हमारे सामने नहीं आए। तो क्या लगता है, हम महिलाओं के बड़े आगे होने की, प्रगति की बातें करते हैं, लेकिन एक जो बच्ची है हम उसको जीवन में आने नहीं देते, अगर वो आ जाती है तो उसको खुल के जीने नहीं देते। ऐसा समाज आगे बढ़ सकता है? ये हमारे देश की सबसे विकट समस्या है, क्योंकि जब हम लोग पिछले प्राचीन काल से देखते हैं तो हम लोग बहुत समर्थ थे। और देखिए, शुरू से ही हमारी कन्याओं ने या हमारी महिलाओं ने बहुत बड़े बड़े बलिदान किए हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये सब की कहानी तो आप सब ने ही सुनी है। और आज भी हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां हमारा नाम रोशन कर रही हैं। इसके बावजूद भी हम लोगों को ऐसा लगता है, तो ये बहुत, जब हम लोग देश की अपने बात करते हैं, एक तरफ सैनिक हैं जो देश के लिए जूझते हैं, दूसरी तरफ हमारे देश में ऐसा होता है कि महिलाओं को उनको जन्म ही नहीं लेने दिया जाता। तो ये तो हमारे देश की बहुत बड़ी एक कुरीति है, जिसको हम महिलाओं को सबसे ज्यादा सोचना है। जैसे अभी बात चल रही थी कन्या भ्रूण हत्या की, जब घर के अंदर लड़की पैदा होती है तो जो लोग चाहते नहीं लड़की हो, तो उनके घर का कैसा माहौल होता है, उसी के ऊपर मैंने एक कविता लिखी है कि आज घर में कैसा मातम छाया है, सबका चेहरा क्यों मुरझाया है। पता नहीं क्या आपको बहू ने बेटी को जन्म दे घर में किया अंधेरा, खुशियों की उम्मीदों पर पानी फेरा। लड़की बड़ी होकर जब हंसती मुस्कुराती है, लड़की बड़ी होकर जब हंसती मुस्कुराती है, तब दादी माँ उसे डांट मार कर समझाती है। शादी पति गृहस्थी उसका लक्ष्य बताती है, शादी पति गृहस्थी उसका लक्ष्य बताती है। सब्र और आश्रित होने का हुनर सिखाती है। नारी अक्षम अबला रोज ये गीत गाती है। कहते हैं 100 बार कहा झूठ भी सच हो जाता है, उसी तरह लड़की का व्यक्तित्व खो जाता है। मार अपमान व्यंग्य का विद्रोह नहीं कर पाती है, मार अपमान व्यंग्य का विद्रोह नहीं कर पाती है। मर्दों के जुल्मों को वो अपनी तकदीर बताती है। हंसती मुस्कुराती आंसुओं को दिल में रोकती है, हंसती मुस्कुराती आंसुओं को दिल में रोकती है। अच्छे दिन आएंगे दानव देव बनेंगे, इसी तमन्ना में जीवन आग में झोंकती है। जहाँ तक संभव हो अलगाव की स्थिति टालती है, जहाँ तक संभव हो अलगाव की स्थिति टालती है। दुनिया किसी तरह भी जीने नहीं देगी वो जानती है, दुनिया किसी तरह भी जीने नहीं देगी वो जानती है। लता जी, आपने बहुत सारी कविताएं सुनाई, कोई राजनीति पर, आज के चुनावी माहौल पर भी आपने कुछ लिखा है? अब मैं उत्तर प्रदेश के राजनीतिक माहौल में पर कुछ कविताएं सुना रही हूँ। उत्तर प्रदेश, जहाँ पर आजकल मोदी जी का अंदाज है, योगी जी की आवाज है और भुआ भतीजे का खामोश राज है। तो जैसे ही चुनाव के नतीजे आए तो सबके मुंह से एक ही आवाज निकली कि मोदी जी आपने तो हद कर दी, मोदी जी आपने हद कर दी। एक बार फिर से सबकी बोलती बंद कर दी। एक बार जब नोट बंद हुए थे तब सबकी बोलती बंद हुई थी, अब दोबारा से सबकी बोलती बंद हो गई कि मोदी जी आपने हद कर दी। एक बार फिर से सबकी बोलती बंद कर दी। यूपी के जंगल में किया ऐसा शिकार, यूपी के जंगल में किया ऐसा शिकार कि बहाने बनाने लायक भी छोड़ा नहीं इस बार, बहाने बनाने लायक भी छोड़ा नहीं इस बार। अब हम देखते हैं कि अखिलेश के क्या हाल है। जैसे ही चुनाव के परिणाम आए, अखिलेश होकर उदास गए अपने चाचा के पास। इतनी बुरी तरह से हारे, इतनी बुरी तरह से हारे, टूट गए अरमान सारे। इतनी बुरी तरह से हारे, टूट गए अरमान सारे।
राहुल ने भी लगा दी वाट, खड़ी कर दी हमारी खाट, सोचा था मिलकर करेंगे ठाठ। तो चाचा ने कहा हम सब ने मिलकर जो रास रचाया वो जनता को पसंद नहीं आया। छोड़ राम की मर्यादा रावण के पद चिन्हों पे आई। बुरे काम का बुरा नतीजा ध्यान से सुन ले मेरा भतीजा। इसके बाद जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो उसमें अखिलेश और मुलायम दोनों आए। अखिलेश और मुलायम दोनों आए तो मुलायम ने मोदी जी के कान में क्या कहा? मुलायम ने मोदी जी के कान में क्या कहा? दिन भर यही चर्चा का विषय रहा। मीडिया भी हैरान परेशान, लगा नहीं पाई कुछ पता, लगा नहीं पाई कुछ अता पता। और क्या कहा हम आपको देते हैं बता। मुलायम ने कहा मोदी जी से कि मोदी जी कर देना हम सबको माफ, मोदी जी कर देना हम सबको माफ। हमने योगी जी को जो जेल भिजवाया था उस बात का अब मत लेना इंसाफ, अब मत लेना इंसाफ। चलिए विदा लेते हैं लता नोवाल जी से। उम्मीद करते हैं ये एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि यहाँ पे समस्याएं भी थी, देश की बात भी थी और कविताओं की हर विधा की रचना भी आपको सुनने को मिली। रोशनी में अब दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।